हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कल, रेजिस्टेंस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। ये मैटर के नेचर का हिस्सा होती है, यानी एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से फील्ड बनते हैं उसके अंदर। किसी भी कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो या किसी भी टाइप का मैटर हो, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बना हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो अब तक हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर वो चार्जेस के क्या बनेंगे, चारों तरफ फील्ड बनेंगे। जिस फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं, या तो उसे अट्रैक्ट करेंगे वो, या फिर उसे रिपेल करेंगे। दोनों में से इक्वल प्रोबेबिलिटी है होने की। तो उस केस से क्या होता है, हमारे द्वारा जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है करंट के ऊपर या फिर चार्जेस के ऊपर उसको चलाने में, वो लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको आगे के लिए भेज रहे हैं, सामने वाला फील्ड उसे रिपेल कर रहा है, उसकी एनर्जी में क्या आएगा, लॉस आएगा। उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी हमने नोट किया था। या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं वहां पर एक प्रॉपर्टी शो होती है मैटर की, जो करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देती, जिसको हमने रेजिस्टेंस कहा था। अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेजिस्टेंस शो करता है उसे रजिस्टर कहेंगे हम, और जो प्रॉपर्टी शो होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर एक डायरेक्शन की बात की जाए तो नॉर्मली रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास 2D या फिर 3D टाइप का स्ट्रक्चर हो, या पूरा का पूरा एक मैटर की बात करें, यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो उस केस में हम उसको रेजिस्टिविटी कह देते हैं। आई रिपीट, किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की, यानी कंडक्टर के हर पॉइंट पर जो शो होता है वो रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर पूरे कंडक्टर की बात की जाए तो जो टर्म आएगी निकल के कैलकुलेटेड, वो रजिस्टिविटी होगी। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया गया है, और जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर ली गई है, वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। उसका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी होगा। आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये कई तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी डिफाइन कीजिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन कीजिए, या फिर सिंपली कह दिया जाता है रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो तीनों का मतलब रेजिस्टिविटी रहेगा। अब हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं टर्म कहाँ से आती है। जैसा कि हमें पता है, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और ये भी हमें पता है कि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है। यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। ये तो हमें बेसिक पता ही है कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर रास्ते में उतना ही ज़्यादा आएगा। एरिया में कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कंडक्टर में से चार्ज को पास होने के लिए जगह ज़्यादा बच जाती है। यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जगह मिलेगी चार्ज को पार होने के लिए, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड क्या होगा, कम, इनवर्सली हो जाएगा। दोनों इक्वेशनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो बनता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डिवाइडेड बाई ए। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। जब हम इस बीच वाले सिंबल को हटाते हैं यहाँ से, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो हमारे पास आर के लिए वैल्यू आ जाती है। आर इज इक्वल टू एक टर्म यहाँ पे कांस्टेंट बोल सकते हो इसको, और इस कांस्टेंट को रो से डिनोट किया जाता है, और यही चीज रजिस्टिविटी कहलाती है। अब रजिस्टिविटी को एक साइड ले लीजिए, बाकी टर्म को एडजस्ट कर लीजिए। आर और ए मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, एल डिवाइड में चले जाएगा। इस तरह से हमारे पास टर्म बन जाती है, और रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। उसके बाद हम सभी वैल्यूज को अगर पुट करें यूनिट के साथ, तो हमारे पास रो की यूनिट आ जाती है। जैसे आर की यूनिट हमारे पास ओहम होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। मीटर और मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो रिजल्ट में बचेगा ओहम मीटर। तो जो ऐसा यूनिट बनी रजिस्टिविटी की, वो बनी 1 ओहम मीटर। आई रिपीट, रजिस्टिविटी
की यूनिट जो बनेगी 1 ओहम मीटर, ये बन जाएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस को हम कई तरीके से ऐड कर सकते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस ऐड क्यों करने पड़ते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत सारी डिवाइस ऐसी होती है जिनके लिए करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, और बहुत सारी डिवाइसेज ऐसी होती है जिनके लिए करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हम प्रैक्टिकली या फिर टेक्निकली कुछ ऐसे मटेरियल डिस्कवर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। जैसे रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा कब चाहिए होता है, इन केस ऑफ हीटर। हीटर का जो फिलामेंट होता है उन्हें हमें वहाँ पर क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, हीटिंग इफेक्ट होता है, आगे आर्टिकल में आप समझ जाओगे कैसे। ऐसे ही फिलामेंट जो बल्ब का होता है उसमें भी रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही हीटिंग इफेक्ट होगा। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ता है, कभी उसको डिक्रीज करना पड़ता है, इसलिए हम बाहर से कुछ डिवाइस बना लेते हैं। उन डिवाइसेस को रजिस्टर कहा जाता है, आर्टिफिशियल रजिस्टर। वो किस लिए होते हैं, करंट के अमाउंट को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो करंट के अमाउंट को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें इनको एक डेफिनेट अरेंजमेंट में ऐड करना होता है, और दो तरह की कम्बिनेशन यहाँ पर बनती हैं आपके सिलेबस में। एक होती है सीरीज कम्बिनेशन। अगर मैं दो रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करता हूँ, सेम ऐसे ही जैसे बैटरी ऐड करी जाती है, प्लस माइनस, ये कम्बिनेशन कैसी होती है, सीरीज कम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस का प्लस माइनस फिर अगले का प्लस फिर माइनस, इस तरह से अगर ऐड कर दिए जाएं तो वो सीरीज कम्बिनेशन होती है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनी रहती है, इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस उस केस में क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन उसकी वजह से पोटेंशियल के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि करंट को सेम बनाए रखने के लिए पोटेंशियल का यूज फिर ज़्यादा होगा। डेफिनेटली रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो एक इक्वेशन आई थी अगर आपको याद हो, I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब V को क्या होना पड़ेगा, V को भी बढ़ना पड़ेगा, यानी यूज हो रहा है जो वो बढ़ना पड़ेगा उसको, यानी उस केस में पोटेंशियल यूज ज़्यादा होगा। सीरीज कम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें हमने रेजिस्टेंस R1 और R2 को ऐड किया है, जिनमें से करंट I पास करेगा। और एमीटर को और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। इनको एमीटर को सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर करंट का अमाउंट हमें सारा का सारा नोट करना है। जितना भी रेजिस्टेंस यानी इस सर्किट में करंट है वो एक्चुअल रीडिंग हमें लेनी है, यानी वायर कहीं से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो इसलिए इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। लेकिन वोल्ट मीटर हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया हुआ पोटेंशियल अलग अलग होता है दोनों का, तो वो पोटेंशियल क्या करतेगा, यहाँ पर अलग अलग शो होता है हर एक रेजिस्टेंस का, इसलिए इन्हें हर एक रेजिस्टेंस के साथ अलग जोड़ा जाता है। V1 और V2 की फॉर्म में यहाँ पर ऐड किए गए हैं, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है। तो सीरीज कम्बिनेशन में इस तरह की अरेंजमेंट होती है, और ये सीरीज कम्बिनेशन है। इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हम इस तरह से बताएंगे, क्योंकि इस केस में करंट जो है हमें सेम रखना है, सेम वायर है उसी में से करंट पास करेगा, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी इस केस में, सेम रहेगी। हम ओहम लॉ का यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर होता है, तो वी की वैल्यू क्या बनी, आई इंटू आर बनी। ठीक है, आर वन के लिए वी वन इज इक्वल टू आई आर वन हो जाएगा, वी टू के लिए आई इंटू आर टू हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अब आप ऐड कर दीजिए, टोटल पोटेंशियल का लॉस कितना हुआ पूरे सर्किट में, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। जितना लॉस V1 में हुआ प्लस V2 में जितना लॉस हुआ, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को जब ऐड किया गया तो रिजल्ट आएगा, V1 की जगह अब वैल्यू पुट कर दीजिए आई आर वन, और V2 की जगह आई आर टू।
ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दी गई और v की जगह आई आर एस आया था, तो आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू। आई कॉमन आउट कर लीजिए, तो आर वन प्लस आर टू ब्रैकेट बंद हो जाते हैं, आई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और सीरीज में जो रेजिस्टेंस आया वो हो जाता है आर एस, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। ये रिजल्ट रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो दोनों रेजिस्टेंस का सम होगा। जब आप इनको न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो आपने ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज़ करना है, तो आपको ये समझना है, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।